बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ हम इसके जो है कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है और कब हम इसकी वैल्यू को मिनिमम कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें जो टर्म फ्लक्स है इसके बारे में जो है वो सीखना है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग जो है वो है रेट ऑफ फ्लो के। फ्लक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होता, किसी भी चीज़ का फ्लक्स हो सकता है, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ फ्लो हो सकता है। सपोज वाटर फ्लक्स अगर मैं बोलूँ तो वाटर फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से पानी जो है वो जिस रेट के साथ फ्लो कर रहा होगा ये उसका वाटर फ्लक्स होगा। सपोज अगर ब्रिज के ऊपर आप खड़े हैं तो ब्रिज के नीचे से अगर पानी की स्पीड जो है, रेट ऑफ फ्लो जो है वो ज़्यादा है यूनिट टाइम के अंदर, तो हम बोलेंगे कि इसका वाटर फ्लक्स जो है ज़्यादा है। अगर पानी जो है वो स्लोली मूव कर रहा है तो तब हम बोलेंगे, या कम फ्लो कर रहा है तो तब हम बोलेंगे कि इसका वाटर फ्लक्स जो है वो कम है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए फ़र्ज़ कर लेंगे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो इससे अवे मूव कर रही हैं इस तरह। इसके पास जो है हमने कोई सर्टेन एरिया एलिमेंट रख दी है। ये जो सर्टेन एरिया एलिमेंट है, इस सर्टेन एरिया एलिमेंट के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू कर रही होंगी उसका इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो कम पास थ्रू कर रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। बिलफर्ज अगर इसको हमने अब यूँ रखा है, अगर मैं इसको वेक्टर कोई एरिया मान लूँ, इसको अब आपने यूँ रखा है, अगर हम इसको यूँ टिल्ट कर लें और डायरेक्शन में रोटेट करें तो इसमें से नंबर ऑफ लाइन जो है वो कम गुजरती दिखाई देंगी हमें। तो अब हम इसकी यही कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको यूँ डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन passing through certain area element is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो सिंबल है वो है फाई और नीचे हम छोटा सा ई लिखते हैं। ई भी स्टार्टिंग पे ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन ई जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के डॉट प्रोडक्ट को समझने से पहले हम इस एरिया को जो है वो समझेंगे कि एरिया क्या है या वेक्टर एरिया क्या है, इसमें क्या फ़र्क है। आपके पास ना दो तरह से एरिया की नोटेशंस होंगी, एक सरफेस एरिया या जस्ट एरिया लिखा होगा और एक होगा वेक्टर एरिया। सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि सरफेस एरिया क्या है और वेक्टर एरिया क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्टेन एरिया एलिमेंट था, अगर मैं उसकी जगह यही सर्टेन एरिया एलिमेंट सपोज कर लूँ तो इसकी जो सतह है, सरफेस है, ये इसका सरफेस एरिया या जस्ट एरिया है, यानी कि इसकी क्या है मैग्नीट्यूड, जिसको हम सिंपल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है वो किधर होगा, वो इस सतह के परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ। जैसे अगर मैं ये डायग्राम जो बनाई है इसको कंसिडर करें तो ये जो इसकी सतह है ये इसका जस्ट एरिया है और इस सतह के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका वेक्टर एरिया होगा। या फिर मैं एक और तरह से बता देता हूँ, अगर ये आपके पास हॉरिजॉन्टली कोई भी एरिया पड़ा हुआ है तो ये एरिया होगा और इसके अपवर्ड इसका क्या होगा, वेक्टर एरिया।
तो यहाँ पे हमने ई डॉट ए जो है वो बता दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो डॉट प्रोडक्ट आपने बेटा पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह यहाँ पे ई डॉट ए किसके इक्वल होगा, ये होगा डॉट प्रोडक्ट को अगर मैग्नीट्यूड में लिखें ई ए कॉज ऑफ थीटा होगा। यहाँ पे ई और ए ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू है और ए क्या है अब एरिया, यहाँ फिर सरफेस एरिया जस्ट, अब वेक्टर एरिया नहीं है। और थीटा एंगल है ई और ए के दरमियान, ये वाले ई है, वेक्टर फॉर्म के दरमियान एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान एंगल थीटा ई। तो यहाँ पे हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एरिया A। ये इन दोनों के दरमियान जो है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये दो इसकी डेफिनेशंस हैं, आप दोनों में से किसी एक तरह से जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिखी है। अब हम देखते हैं कि ये किन किन पैरामीटर के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर हम इसका फार्मूला ही लिखें, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो इसके मुताबिक हम इसकी डिपेंडेंस जो है वो लिख पाएंगे। डिपेंडेंस में आप देखें तो ई ए और थीटा है, तो ये तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर, सरफेस एरिया ए के ऊपर, और थर्ड इसकी डिपेंडेंस है ओरिएंटेशन यानी कि थीटा। यहाँ पे एक चीज़ आपने जो है वो याद करनी है, याद रखनी है, काबिल गौर है ये कि यहाँ पे डिपेंडेंस मैग्नीट्यूड्स की है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उस जगह पे कितनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, सरफेस एरिया कितना है और थीटा कितना है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये आपके पास सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया था, अगर यूँ आपने रखा था, तो अब इसका सरफेस एरिया ये और वेक्टर एरिया इधर है। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ यूँ, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि इसमें से नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा गुजरेंगी। लेकिन अगर आप इसको उसी ओरिएंटेशन में रखें तो वेक्टर एरिया उधर ही होगा। तो वेक्टर एरिया से जो है इसके ऊपर अभी फ़र्क नहीं पड़ा, वेक्टर एरिया उधर ही रहेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से इसकी नंबर ऑफ लाइंस जो है इसके अंदर पास थ्रू करने वाली बढ़ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि इसकी डिपेंडेंस तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया और ओरिएंटेशन के ऊपर। अब हम जो है इसकी तीन डिफरेंट जो है वो केसेस देखेंगे कि कब इसका फ्लक्स मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, और इसका साथ ही हम जो है वो यूनिट भी इसका देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस जो है। स्पेशल केसेस, इसके तीन स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स इसका कब होगा और कितना होता है। उसी तरह ये फर्ज कर लें आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। हमने फ़र्ज किया कि हमने वेक्टर एरिया को जो है अलाइन करना है इसके ऊपर, तो देखना है फ्लक्स कब ज़्यादा होगा, कब इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी। एक तो इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, या इसमें से सब में से हम देखें तो सबसे पॉसिबल जो है मैक्सिमम लाइन वाली ये ओरिएंटेशन। इस तरह हम अगर इसको प्लेस करें तब इसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो है वो पास थ्रू कर रही होंगी। वेक्टर एरिया इसका इस डायरेक्शन में आएगा, तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या है आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री।
तो अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें तो यूँ लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसको हम जो है वो पहले लिखेंगे वेक्टर एरिया के साथ। इफ वेक्टर एरिया ए इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। तब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये ई लिखा होगा। तो अब हमने इसको यूं वेक्टर एरिया के हिसाब से डिफाइन किया, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में इसकी जगह ये भी लिख सकती हैं सरफेस एरिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे सरफेस एरिया लिखेंगे तो इसकी जगह आपको परपेंडिकुलर लिखना होगा। तो इसकी दोनों तरह से स्टेटमेंट चलेगी, सरफेस एरिया इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन याद रखें कि आपने हमेशा एंगल किन के दरमियान लिखना होता है, वेक्टर्स के दरमियान, यानी कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान। तब हम इसकी जो है वो देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म भी वही रिजल्ट दे रही है जो हमें स्टेटमेंट के मुताबिक मिला है। तो यहाँ पे हम उसी इक्वेशन में थीटा जो है 0 डिग्री पुट करें अगर, तो कॉस 0 डिग्री जो है ये आपको आंसर देता है 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम इस कंडीशन में। दूसरा केस है मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन क्या होगी, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। अब हमने इसके ऊपर जो है उसी सर्टेन एरिया एलिमेंट को प्लेस करना है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, नंबर ऑफ लाइन मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोटेट करता जाऊँ तो इसकी नंबर ऑफ लाइन इसमें से जो पास कर रही है वो कम होती जाएंगी। एक टाइम आएगा अगर आप इसको यूं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें तो इसमें नंबर ऑफ लाइन सबसे मिनिमम फ्लो कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस ओरिएंटेशन में प्लेस करें तो तब इसके अंदर नंबर ऑफ लाइन जो है सबसे कम गुजर रही है। तो इस ओरिएंटेशन में इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बनेगा दोनों के दरमियान, 90 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, if vector area A is perpendicular to electric field, then flux is minimum। तब फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। या फिर आप उसी तरह इसकी जगह सरफेस एरिया लिखें या जस्ट एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल। यहाँ पे सरफेस एरिया लिख दें या जस्ट एरिया लिख दें तो इसकी जगह भी आपके पास ए आ जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेलल। ये देखें ज़रा, ये इसकी सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो तब आपके पास फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको भी हम जो है मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। phi इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स के फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें तो cos 90 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। फ्लक्स भी आंसर हमें क्या देगा, 0। इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो मिनिमम है कब, जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और मैक्सिमम है कब, जब वेक्टर एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करें तो वो उल्ट हो जाएगा काम, उल्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन एंगल हमेशा किसके पुट करने हैं, वेक्टर्स के। तो इसके लास्ट पे बेटा हम इसका जो है वो यूनिट लिखेंगे
यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट जो है यूनिट इसका जो है वो हम इसी के फार्मूले से लिखते हैं। फार्मूला इसका क्या है? ई ए कॉज ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का यूनिट क्या होता है? आपने इसका फार्मूला पढ़ा है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और चार्ज का क्या है? कूलम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह ये लिख देंगे और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका जो है वो यूनिट। तो ये आज का टॉपिक था जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमने इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया है, इसकी डिपेंडेंस देखी है और इसके हमने स्पेशल केसेस जो हैं वो 2 डिफ़ाइन किए हैं। एक थर्ड केस भी इसका पॉसिबल है जो कि इसकी किसी भी ओरिएंटेशन के रिस्पेक्टिव हो सकता है, जो कि इसकी जनरल फॉर्म ही होगी। तो उसमें आप इस वेक्टर एरिया को किसी भी ओरिएंटेशन में प्लेस कर देते हैं, तो तब इसका एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 0 और 90 के दरमियान में कोई भी एंगल जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देगा। तो तब उसके लिए ये कंडीशन होगी। लेकिन स्पेशल केसेस जो है इसके ये 2 ही थे, मैक्सिमम और मिनिमम वाले।